नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एचटेट के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। 12 और 13 नवंबर को होगी परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट लेवल 1, 2 व 3 का आयोजन 12 व 13 नवंबर 2022 को करवाया जा रहा है। परीक्षा से संबंधित सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध रहेगी। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 से 27 सितंबर रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। अभ्यर्थी यदि एक लेवल के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे 1000 रुपए, 2 लेवलों के लिए आवेदन करता है तो 1800 रुपए तथा 3 लेवलों के लिए यदि आवेदन करता है तो 2400 रुपए शुल्क देना होगा। 27 सितंबर के उपरांत ऑनलाइन आवेदन तथा 30 सितंबर के उपरांत ऑनलाइन विवरण सुधार की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा के लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर। राज्य के बाहर नहीं बनेंगे सीईटी के एग्जाम सेंटर। हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी HSSC सीईटी के 11,40,000 अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। 5 व 6 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए प्रदेश से बाहर केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। सभी सेंटर हरियाणा के अंदर ही बनेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA और हरियाणा सरकार की सहमति से प्रदेश भर के 17 जिलों में यह केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली, चंडीगढ़ समेत NCR के जिलों में परीक्षा आयोजित करवाने पर अड़ी हुई थी। एजेंसी एक ही दिन परीक्षा लेने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाद में हरियाणा के अधिकारियों से हुई बैठक के बाद इसे 2 दिनों में आयोजित करवाने का फैसला लिया गया। अगर कहीं पर पेपर में गड़बड़ी या फिर अन्य कोई समस्या आती है तो वह पेपर 7 नवंबर को लिया जाएगा। साथ ही 5 जिलों में केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और नूंह। सावधान, नौजवान पीढ़ी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी की चपेट में आने लगी है। घुटनों का दर्द गंभीर बीमारी का रूप लेती जा रही है। बुजुर्ग के साथ साथ नौजवान पीढ़ी भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रारंभिक दौर में अगर इस बीमारी के लक्षण पहचान लिए जाएं तो इसका इलाज संभव है, वरना डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। मगर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के आयुर्वेदिक अस्पताल में घुटनों के दर्द का आयुर्वेदिक थेरेपी से सफल इलाज किया जा रहा है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजा सिंगला ने बताया कि घुटनों का दर्द आम समस्या बनती जा रही है। देश का हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। महिलाओं में यह बीमारी ज्यादा मिलती है। हालांकि इस बीमारी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन C और विटामिन D लेना चाहिए, जो कि दूध, घी, अंडे व खट्टे फलों से मिलता है। जेजेपी को झटका। दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव सहित जजपा के 150 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। शुक्रवार को गुरुग्राम में जेजेपी के संस्थापक सदस्य एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान की अगुवाई में जेजेपी के अनेक हल्का प्रधानों, उपाध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी सदस्यों, हल्का सचिवों, महासचिवों व जेजेपी से जुड़े पार्षदों सहित लगभग 150 से 200 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय गुरु कमल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इन सभी को भाजपा का पटका पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर पार्टी में ज्वाइन करवाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा पहले देश, फिर पार्टी और फिर कार्यकर्ताओं के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और उन्हें उम्मीद है कि भाजपा ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर चलते हुए देश और पार्टी की सेवा करेंगे। भाजपा ज्वाइन करने वाले महेश चौहान ने कहा कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों तथा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के शासन एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेजेपी पार्टी में अजय चौटाला के करीबी दोस्तों को महत्व देने की बजाय उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्हें पार्टी के खास कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा था। बता दें कि भोड़ा कला निवासी महेश चौहान जननायक जनता पार्टी के अजय सिंह चौटाला के खास माने जाते थे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा में 15 दिन सेवा कार्य करेगी बीजेपी। 1 लाख नलों पर टोटियां लगाने सहित किए जाएंगे ये काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा शनिवार को मोदी @20 पुस्तक के विमोचन तथा 90 विधानसभाओं में रक्तदान शिविर के साथ प्रारंभ होगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ 1 लाख पौधे लगाने, जल संरक्षण के तहत 1 लाख टोटियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पूरे कार्यक्रम का खाका खुद खींचा है। नेचुरल फार्मिंग पर मंथन। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती का मॉडल देखने पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्राकृतिक खेती के मॉडल को जन जन तक पहुँचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध करने और इसके विस्तार को लेकर बातचीत की। इस दौरान हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल और गुजरात के कृषि मंत्री राघव पटेल भी उपस्थित रहे।
गोकुल के एक प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा कर वहां उगाई जा रही प्राकृतिक फसलों का बारीकी से अवलोकन किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आज खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। आज हमें प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता है। इससे किसान की लागत भी शून्य हो जाएगी। देसी गाय पर आधारित प्राकृतिक खेती से गाय का भी संरक्षण होता है। इससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा और इससे बना भोजन शुद्ध होता है। इससे उत्पन्न होने वाला अनाज, फल, सब्जी आदि सभी उत्पाद लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा प्रदेश गन्ने के उत्पादन में दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है। इसलिए हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादन किसानों को अनुदान सहायता राशि प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम निकाली है। यदि किसान इस स्कीम के तहत गन्ने का उत्पादन करेंगे तो किसानों को सरकार की ओर से अनुदान सहायता राशि तो मिलेगी ही, साथ ही गन्ने के उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। बता दें कि हाल ही में सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन ऑन शुगर कैन स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान सहायता राशि देने के लिए सभी सहायता गन्ना विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस स्कीम का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो पहले आवेदन करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 रहेगी। किसानों को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर agriharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कौशल गैंग के गुर्गे बदमाश नीरज फरीदपुरिया और नशा तस्कर महिला की संपत्ति पर हरियाणा सरकार ने चलाया बुलडोजर। हरियाणा सरकार के आदेश पर फरीदाबाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को ध्वस्त करके उनके ऊपर आर्थिक रूप से कड़ा प्रहार किया है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने शहर के 2 अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को ध्वस्त किया है। इसमें अपराधी नीरज फरीदपुरिया तथा आसमा खातून का नाम शामिल है। आरोपी नीरज कौशल गैंग का गुर्गा है। आरोपी नीरज फरीदपुरिया पिछले 8 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। आरोपी ने गांव की सार्वजनिक पूजा स्थल की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बना रखा था, जिसे फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर ध्वस्त करते हुए जमीन को वापस गांव को समर्पित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आसमा खातून नाम की महिला सेक्टर 31 एरिया में एतमादपुर सब्जी मंडी में दुकान लगाती थी और इसके आड़ में नशा बेचने का काम करती थी। आरोपी महिला द्वारा बनाई गई इस दुकान को भी फरीदाबाद पुलिस तथा MCF की टीमों ने मिलकर ध्वस्त कर दिया है। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर आरोप तय, कड़ी सुरक्षा में पानीपत लेकर आई गुजरात पुलिस। इस केस में हुई पेशी। आसाराम का बेटा नारायण साईं पानीपत कोर्ट में पेश हुआ। नारायण साईं को जज निशांत शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। मामला आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वाले पानीपत निवासी महेंद्र चावला पर जानलेवा हमले का है। आरोप है कि नारायण साईं ने महेंद्र पर जानलेवा हमला करवाया था। इस मामले में नारायण साईं पर 120B के तहत आरोप तय हुए हैं। अब 20 सितंबर की अगली तारीख है। अगली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नारायण साईं की पेशी होगी। नारायण साईं को 7 साल में दूसरी बार सूरत जेल से पानीपत कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि 13 मई 2015 को महेंद्र चावला पर जानलेवा हमला करवाया गया था। आसाराम के बेटे नारायण साईं मामले में मुख्य गवाह महेंद्र चावला को पानीपत में गोली मारी गई थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। पानीपत के सनौली खुर्द गांव का रहने वाला महेंद्र चावला कभी आसाराम के बेटे नारायण साईं का पीए था। महेंद्र चावला की वजह से ही नारायण साईं सलाखों के पीछे पहुंचा। महेंद्र चावला दुष्कर्म केस में मुख्य गवाह थे। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के एक फोन से हजारों वाहन चालकों को राहत मिली है। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के एक फोन से हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अंबाला छावनी डूरंड रोड पर स्थित RTA यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय को यहां से अंबाला शहर शिफ्ट करने की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही थी। इसका विरोध गत दिनों ट्रांसपोर्टरों ने गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष जनता दरबार में उठाया था। गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में तुरंत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से फोन पर बात की थी, जिसके बाद RTA ऑफिस को शिफ्ट करने की प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। गृह मंत्री के इस कार्य से अंबाला छावनी में हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों के अलावा अन्य कमर्शियल वाहन चालकों ने गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर उनका धन्यवाद जताया। अभी यह कार्यालय अंबाला छावनी में है और यदि यह कार्यालय यहां से शिफ्ट होकर शहर चला जाता तो उन्हें आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत झेलनी पड़ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह ईमेल के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें।
यमुनानगर में पराली जलाने वाले किसानों की अब खैर नहीं, 28 गांव येलो जोन में आए। हर साल किसानों को खेतों में पराली जलाने के लिए मना किया जाता है, जिसे लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, मगर फिर भी खेतों में पराली जलाने के मामले आते रहते हैं। प्रशासन ने खेतों में पराली जलाने वालों से इस बार सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। जहां एक और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की जाएगी, वहीं दूसरी ओर येलो जोन में शामिल 28 गाँव में विशेष रूप से गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि जिले का कोई भी गाँव रेड जोन में शामिल नहीं है, लेकिन विभाग हर गाँव को ग्रीन जोन में लाने की तैयारी में है। 2 एकड़ तक खेत में पराली जलाने पर 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक के फसल अवशेष को जलाने पर 5000 रुपए और इससे अधिक जलाने पर 15,000 रुपए का जुर्माना प्रावधान है। साथ ही किसान का चालान भी किया जाता है। फसल अवशेष प्रबंधन का संदेश देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जागरूकता वाहन भेजा जाएगा। इसके अलावा जिले के विभिन्न गाँव में 51 जगहों पर दीवारों पर जागरूकता के नारे लिखे जाएंगे, ताकि किसान इन्हें पढ़ें और फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में सीबीआई टीम दिल्ली से गोवा के बम्बोलियन में सीबीआई कार्यालय पहुंची। स्पेशल क्राइम यूनिट उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिनकी वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई। मोटे तौर पर क्राइम यूनिट सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश पर गौर करेगी कि क्या सोनाली की मौत पहले से प्लान की गई थी और इसका मकसद क्या था। क्या सोनाली फोगाट की हत्या के लिए सुधीर सांगवान और सुखविंदर अकेले जिम्मेदार थे? क्या उसकी मौत के पीछे ड्रग ओवरडोज कारण था? ड्रग की आपूर्ति कौन करता था? क्या संपत्ति हड़पना सोनाली की मौत का एक कारण हो सकता है? इसके अलावा स्पेशल क्राइम यूनिट गोवा पुलिस से उन अधिकारियों से भी बात करेगी जिन्होंने सोनाली फोगाट की हिसार संपत्ति के दस्तावेज एकत्रित किए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा के कर्लिज रेस्तरां में सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत हुई थी। हरियाणा में बुढ़ापा सम्मान पेंशन काटने का विवाद शांत नहीं हुआ है। अब महिलाओं के मुर्दा पतियों को जिंदा बताकर उनकी विधवा पेंशन काटने का मामला सामने आ गया है। 30 से अधिक विधवा महिलाओं और खुद को जिंदा साबित करने पहुंचे बुजुर्गों ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। विधवा महिलाओं ने एक सुर में कहा कि उन्हें विधवा पेंशन नहीं बल्कि पति चाहिए। नवीन जयहिंद ने कहा कि सरकार दावा करती है कि बुढ़ापा पेंशन घर बैठे मिलेगी, लेकिन हालात ये हैं कि बुजुर्गों को पेंशन के बजाय टेंशन मिल रही है। सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। जो जिंदा हैं उनको मृत दिखाया जा रहा है, जो 20 साल पहले ही मर चुके हैं उनको जिंदा बताकर विधवा महिलाओं की पेंशन काटी जा रही है। ऐसे 5000 से अधिक मामले हैं, इन पर सरकार को गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1093 अंक गिरकर 58,840 पर बंद। निफ्टी 346 अंक टूटा। भारतीय शेयर बाजार में 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 16 सितंबर को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1093 अंक की गिरावट के साथ 58,840 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 346 अंक गिरकर 17,530 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी के इंडसइंड बैंक और शिप्ला में तेजी रही। वहीं यूपीएल, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 79 रुपए 76 पैसे पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।